दोस्तों, जो जानकारी आपको एक क्लिक में मिल जाए, 10 मिनट में मिल जाए, उसके लिए अगर 4 महीने का वक्त मांगा जाए तो इसको क्या कहा जाए। जी हाँ दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आखिर 4 महीने का समय क्यों मांगा जा रहा है एसबीआई की तरफ से। क्या इसका संबंध आने वाले लोकसभा चुनाव से है या फिर प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है? आखिर इसकी असली वजह क्या है? इन सवालों के जवाब भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मिल सकते हैं। उन्होंने क्या याचिका में लिखा है और किस तरीके से गुहार लगाया है 4 महीने के लिए कि उसे 4 महीने का वक्त दिया जाए। एक क्लिक वाली जानकारी, उसके लिए 4 महीने का वक्त। एसबीआई ने याचिका में भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के संबंध में जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय बढ़ाने की मांग की है। एसबीआई को ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसकी पूरी जानकारी एसबीआई के पास ही है, जिसको लेकर सीजीआई की बेंच ने कहा था कि आप ये पूरा जो चंदे का लेन देन है, किस किस ने चंदा दिया है, उसको सार्वजनिक कीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को ये जानकारी देना होगा कि किस किस ने चंदा दिया है और किस किस को जो है टैक्स नहीं देना पड़ा। इसकी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट और देश को देने की कही गई थी। यानी अब इसके लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और अब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 4 महीने तक का समय बढ़ाने की गुहार लगा दी है। एसबीआई ने अपनी याचिका में इसके पक्ष में क्या तर्क दिया है, ये जानने से पहले दोस्तों आप ये जान ले कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और ऐसा क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अदालत के अंदर कहा था कि ये पूरी तरीके से अवैध है, अपारदर्शिता है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले महीने इस पर मुहर लगा दिया था कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। वैसे बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार को छोड़कर सबको कभी ना कभी आपत्ति रही ही है। 2019 में चुनाव आयोग ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो इसने भी लगातार सवाल पूछे गए थे कि आखिर इसको लाने की क्या वजह रही है। विपक्षी पार्टियां गड़बड़ी का आरोप लगाती रही कि इससे गड़बड़ी होता है। चुनाव सुधार से जुड़े लोग इसके पीछे ले जाने वाला कदम बताते रहे। तो सवाल यह है कि इतने विरोध के बावजूद ये अस्तित्व में क्यों और कैसे लाया गया। सबसे पहले इस विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था का प्रावधान 2017 के बजट के जरिए सामने लाया गया था दोस्तों। तब के वित्त मंत्री 2017 में अरुण जेटली ने दावा किया था कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, दलों को होने वाली फंडिंग और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता आ जाएगी और काले धन पर अंकुश भी लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या काले धन पर अंकुश लगा? क्या इन मकसद में ये कामयाब होता हुआ दिखा या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रावधान क्या ऐसे थे जिस पर सरकार ने एकदम चुप्पी साध ली थी? इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इस पर सबसे ज्यादा सवाल पारदर्शिता और काले धन को लेकर ही उठता रहा दोस्तों। एडीआर जैसी इलेक्शन वॉच संस्थाओं और इस विषय के जानकार लोगों ने भी इस प्रावधान की सूचिता और उपयोगिता पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि इस बॉन्ड का प्रस्ताव ना तो वित्त मंत्रालय, ना तो निर्वाचन आयोग और ना ही रिजर्व बैंक की किसी भी आधिकारिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आया था। आरोप लगाया जा रहा था दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी व्यवस्था शुरू करने, जी हाँ, शुरू करने से जिस तरीके से जो शुरू किया गया था, आयोग ने रिजर्व बैंक को किसी भी आधिकारिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आया था। आरोप ये भी लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी व्यवस्था शुरू करने का फैसला सरकार चलाने वाले लोगों के शीर्ष स्तर और व्यक्तिगत इच्छा के तहत आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो 2019 में चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जोरदार शब्दों में विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इससे राजनीतिक दलों को पैसे देने की प्रक्रिया की पारदर्शिता कम होगी। ये बात चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही थी। आयोग ने यह भी कहा था कि ये पीछे ले जाने वाला कदम है। भारत की जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C के अनुसार 20,000 रुपए से ज्यादा चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने का प्रावधान है, लेकिन वित्तीय अधिनियम 2017 के क्लॉज 135 और 136 के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को इसके बाहर रख दिया गया था।
यानी कि जो जानकारी 20,000 से ज्यादा तक का चुनाव अगर फंडिंग ले रहे हैं तो ये बात चुनाव आयोग को पता होनी चाहिए थी, लेकिन इसको 2017 में चेंज करते हुए क्लॉज नंबर 135 और 136 के तहत इन तमाम चीजों को बाहर कर दिया गया कि आपके पास कितना धन आ रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो। इसके अलावा ये व्यवस्था भी की गई थी कि राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग को दिए गए अपने आमदनी खर्च के हिसाब किताब में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। इससे ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी का पता चलता और ना ही इसके जरिए जिस पैसे को वो दे रहे हैं, जो भी लोग चंदा दे रहे हैं, उसका पता चलता है। राजनीतिक दलों के हिसाब किताब में ये दर्ज नहीं होता है और चुनाव आयोग को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा था इतने सालों से। इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को बढ़ावा दे सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट की धारा 182 के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि कोई कंपनी अपने सालाना मुनाफे के 7.5% से अधिक का चंदा नहीं दे सकती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को इससे बाहर रख दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बेनामी और शेल कंपनी के जरिए जमकर चंदा दिया गया, जमकर पैसे दिए जा सकते हैं। शेल कंपनियों के पास काला धन होता है, ये आप सब जानते हैं। इस तरह बड़े आराम से काला धन चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाया जा सकता था और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी शेल कंपनी ने कितने पैसे दिए, कितने करोड़, कितने खर्च राजनीतिक दल पर लगाया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आदेश में कहा था कि जारीकर्ता बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल 2019 के न्यायालय के अंतर्गत आदेश के बाद से आज तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे और इसकी पारदर्शिता देश की आवाम को भी पता चले। इसके प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदे गए नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल किया जाए। ये सब कुछ देश की जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। एसबीआई को ये जानकारी 3 सप्ताह के भीतर यानी कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपनी थी, लेकिन अब एसबीआई जो है इसमें और ज्यादा वक्त मांग रहा है, यानी कि 4 महीने का वक्त जो है एसबीआई की तरफ से मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन 13 मार्च 2024 तक एसबीआई से प्राप्त जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने वाला था। बहरहाल अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है और पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया है, तो ऐसे में एसबीआई ने इसके लिए बहुत लंबा वक्त जो है मांग लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है और किस तरीके से सुनवाई करता है, क्या एसबीआई के इस वक्त वाली याचिका को खारिज करेगा ये और आदेश दिया जाएगा कि आप फौरन जो है ये पूरा मामला सार्वजनिक करें, क्या फैसला होता है वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा। लेकिन लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में एसबीआई ने कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच अलग अलग दलों को चंदा देने के लिए 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे और भुनाए गए बॉन्ड प्रत्येक चरण के अंत में अधिकृत शाखाओं द्वारा सील बंद लिफाफे में मुंबई मुख्य शाखा में जमा किए गए। एसबीआई ने कहा है चूंकि दो अलग अलग सूचना फाइलों में मौजूद है, इसलिए उसे 44,434 सूचना सेटों को डिकॉड, संकलित और तुलना करना होगा। एसबीआई ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 3 सप्ताह की समय सीमा प्रक्रिया जो है पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए ये वक्त मांगा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है। संभावना है कि अप्रैल के आखिर या मई के शुरुआत तक चुनावी नतीजे आ जाएंगे। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए जून तक के लिए समय मांग लिया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से भी आवाज उठाया गया और कहा गया है कि पूरी की पूरी दाल काली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की गई है कि ये जो लोग हैं, अडानी मोडानी के जो लोग हैं, उनके नाम छुपाने के लिए क्या ये सब कुछ सरकार की तरफ से जोर लगा दिया गया है। इस तरीके से उन्होंने पूरी ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है कि लगता है पूरा का पूरा दाल ही काला है, जिसको छुपाने के लिए पूरी सरकारी तंत्र को झोंक दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।